बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर आप इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई इंटरेस्टिंग कहानी सुनने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं द डैम ब्रोक, वो दिन जिस दिन डैम टूटा था। अब ये जो कहानी है वो लिखी है जेम्स ग्रूव्स थर्बर ने। अब ये कहानी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर मज़ाह भी है, जिसके अंदर न सिर्फ अखलाकी सबक हैं बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर एक फ़नी जो मोमेंट है वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा अपने चैनल का ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो ये चैनल है फ़िज़िक्स का, इसके अंदर आपके पास फ़िज़िक्स के काफ़ी लेक्चर्स मौजूद हैं। जैसे कि ये पूरा फ़िज़िक्स इंटर का कोर्स यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर इंतहाई आसान और इंतहाई बेहतरीन नमूने से ये आपका फ़िज़िक्स कवर है, और उसके साथ साथ ये जो पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो भी अपलोडेड है। और अगर किसी की बेसिक्स फ़िज़िक्स में वीक हैं और तो उस हिसाब से ये जो आपके पास प्लेलिस्ट है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर्स के और ये कुछ स्टोरीज़। अब यहाँ पर हम बगैर किसी लेट किए चलते हैं अपने उस लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो कहानी है आखिर इस कहानी का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरह डैम टूटा और किस तरह डैम टूटने के बाद जो सैलाब आया वो उस सैलाब से किस तरह लोग बचे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सवाल सबसे पहला लाइन जो है वो ये लिखा हुआ है कि वो ये कह रहा है कि माई मेमोरीज ऑफ वट माई फैमिली एंड आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग द 1913 फ्लड इन ओहायो आई वुड ग्लैडली फॉरगेट। वो मेरी यादें जो मेरी फैमिली और जिनमें से मैं और मेरी फैमिली गुजरी ड्यूरिंग द 1913 ईस्वी के सन में, जो एक सैलाब का सन था ओहायो में। आई वुड ग्लैडली फॉरगेट, मैं उनको खुशी खुशी से भूल देना चाहूँगा। क्यों भूल देना चाहेगा वो? एंड येट नीदर द हार्डशिप्स वी एंड्योर्ड nor can the turmoil and confusions we experience alter my feelings towards my native state and city। वो ये कह रहा है कि ना तो वो मुश्किलातें जो हमने बर्दाश्त की, ना तो वो कन्फ्यूजन है ना तो वो अफरा तफरी और कन्फ्यूजन और उलझने जो हमें हमारे तजर्बे में आई नहीं बदल सकती मेरा जो एक फीलिंग है, मेरा जो एक एहसास है, मेरा जो एक मोहब्बत है मेरी शहर की तरफ। वो ये सारी उलझने, सारी मुश्किलातें जो डैम टूटने की वजह से मुझे मिली वो मैं नहीं भुला सकता मेरी शहर के लिए जो और मेरी रियासत के लिए हैं। आई एम हैविंग अ फाइन टाइम नाउ, मैं अभी एक अच्छा टाइम गुजार रहा हूँ। एंड विश कोलम्बस वर हेयर, और काश आज इस टाइम कोलम्बस यहाँ पर होता। मतलब कोई उसके बारे में कह रहा है कि काश वो होता। बट इफ़ एनी वन एवर विश्ड अ सिटी वॉज इन हेल, अगर किसी ने ये सोचा होगा, ये कभी उम्मीद की होगी कि कभी ये शहर बड़ी मुश्किलातों में था या बड़ी एक अफरा तफरी में था, तो वो सिर्फ और सिर्फ इट वॉज ड्यूरिंग द फ्राइटफुल एंड पेरिलस आफ्टरनून इन 1913 व्हेन द डैम ब्रोक। तो वो ये कह रहा है कि अगर किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इस शहर के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी या हेल मचा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन खौफनाक और जो है दर्दनाक उस दोपहर में हुआ था जो 1913 ईस्वी के दिन हुई थी, साल में हुई थी, व्हेन द डैम ब्रोक, जब डैम टूटा था। तो ये कह रहा है कि उन सारी यादों में जो सबसे एक खौफनाक, सबसे जो एक ख़तरनाक हमारे लिए एक दोपहर थी, वो 1913 ईस्वी की दोपहर थी जब डैम टूटा था। आर टू बी मोर एग्जैक्ट, या ये कहना और भी ज़्यादा बेहतर होगा, व्हेन एवरीबडी इन टाउन थॉट दैट द डैम ब्रोक, या हम ये कहें कि डैम जिस दिन टूटा था तो वो एक खौफनाक दिन था, या फिर ये हम कहें कि वो दिन जिस दिन टाउन के अंदर पूरे लोगों ने ये सोच लिया था कि डैम टूट गया है। ये कहना और ज़्यादा बेहतर होगा, ये कह रहा है। फिर वी वर बोथ इनोबल्ड एंड डिमोरलाइज बाय द एक्सपीरियंस, हम उस तजर्बे से दोनों ही हुए, यानी कि उस तजर्बे से बेस्ते भी हुए और बाइज्जत भी हुए। हम उस तजर्बे से इनोबिल्ड भी हुए, यानी नोबल का मतलब होता है इज्जत, बावकार। इनोबिल्ड मीन्स बावकार करना। हम उस तजर्बे से बावकार भी हुए, हमारी खैर इज़्ज़त भी बढ़ी, इज़्ज़त अफजाई भी हुई, एंड डीमोरलाइज, और हमारी साथ साथ में बेस्ती भी हुई, और हम जो है वो डीमोरलाइज भी हुए उस वाक़े से।
Grandfather especially rose to magnificent heights which can never lose their splendor for me. मेरे दादा जो खास करके एक बहुत बड़ी आला किस्म की ऊंचाइयों पर थे, जो कभी भी मेरी दिल में अपनी इज्जत कम नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे कहें कि विच कैन नेवर लूज देयर स्प्लेंडर फॉर मी, जो मेरे लिए अपनी शानो शौकत को नहीं खोएंगे, या फिर मैं ऐसे कहूँ या ऐसे कह सकते हैं कि उनकी शानो शौकत मेरे दिल में कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी ज़ाया नहीं हो सकती. Even though अगरचे his reaction to the flood were based upon a profound misconception, अगरचे उस दिन उसने एक बहुत बड़ी misconception में था, एक बहुत बड़ी उसमें गलत सोच में था कि वो ये सोच रहा था कि ये जो फ्लड है दरअसल ये फ्लड नहीं है. हालांकि वो बड़ी मिसकॉन्सेप्शन में था, वो बड़ी गलती में था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास अपने दादा के लिए बड़ी इज्जत है. क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा था, उसको मिसकॉन्सेप्शन ये था कि दैट नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट कैवलरी वाज द मैनेस वी वर कॉल्ड अपॉन टू फोर्स फेस. वो ये कह रहा था कि ये जो फ्लड है दरअसल फ्लड नहीं है. ये जो लोग इस सैलाब की वजह से या इस डैम टूटने की वजह से लोग आगे दौड़ रहे हैं, ये दरअसल डैम टूटने की वजह से नहीं दौड़ रहे, ये दौड़ रहे हैं क्योंकि नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की जो कैवलरी है, कैवलरी हम उस फोर्स को कहते हैं जो घोड़ों पर सवार होकर फोर्स होती है, उसको हम कैवलरी कहते हैं. जो उड़ने वाली जहाज़ों वाली फोर्स है हम उसको एयर फोर्स, जो तैरने वाली फोर्स है हम उसको नेवी फोर्स, और ये जो ज़मीन पर घूमती है, अफरा तफरी फैलाती है या अमन बर्पा करती है, तो हम उसको आर्मी या हम उसको जो है बर्री फौज कहते हैं. तो यहाँ पर यह है कि नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट कैवलरी वाज द मैनेस. वो ये कह रहा था कि ये दरअसल कोई सैलाब वैलाब ही नहीं है, ये वो घोड़ों वाली फौज है जो नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट वाले एक जो है हम कहते हैं कि एक कामरेड की है या एक गद्दार की है, जो एक ख़तरा है. वी वर कॉल्ड अपॉन टू फेस, और हमें जो है उसको फेस करना है. आज हमारे लिए वक्त है कि हम उसको फेस करें. द ओनली पॉसिबल मीन्स फॉर escape फॉर अस वाज टू flee द हाउस. अब वो हमें दादा रोक रहा था कि भाई ये फ्लड विलड नहीं है, यहाँ रुको, उस आर्मी का मुकाबला करो. दरअसल ये तो कौन उस फौजी दिमाग वाले चरे बंदे को समझाए कि भाई ये कोई फोर्स नहीं है, वहाँ डैम टूटा है, लोग उस डैम टूटने की वजह से भाग रहे हैं, ये कोई पीछे फौजी वोजी उनके नहीं पड़े, बराए मेहरबानी जल्दी हमें जाने दो. लेकिन ये दादा, ये जो बूढ़ा था, उनको आगे जाने बाहर निकलने नहीं दे रहा था. अब क्या होगा? अब ये कैसे निकलें? अब ये क्या करें? The only possible means for escape for us was to flee the house. वो कह रहे थे कि हमारे लिए, यानी कि जो आथर है, वो इसका मतलब पोता है या इसका बेटा है, वो ये कह रहा था कि उसका पोता है, तभी तो उसका दादा है ये. तो मेरे लिए, हमारे लिए ये एक बेहतरीन तरीका था कि हम उस घर से अभी भागें. A step which grandfather sternly forbade. अब ये जो दादा था, इस कदम उठाने से कि हम घर से भागें और घर से निकलकर जहाँ लोग भाग रहे सेफ जगह के पास हम वहाँ भागें, लेकिन दादा स्टर्नली फॉरबिड कर रहा था, सख्ती से मना कर रहा था. ब्रेंडिशिंग हिज ओल्ड आर्मी सैबर इन हिज हैंड, अपने हाथ में पुरानी एक तलवार लेकर लहरा रहा था कि भाई आओ मैं मुकाबला करता हूँ. अब भाई फौज हो तो मुकाबला करे ना. अब वो तो सारे लोग दौड़ रहे हैं, आप यहाँ पर विंडो से देख रहे हैं कि वो लोग दौड़ रहे हैं. अब ये जो दादा है ये तलवार उठा के खड़ा है, अब ये उनको जाने नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि फौज है. अब जाहिर सी बात है कि ये परेशान हो गए. अब क्या तरीका है? अब तरीका ये है कि भाई इसको डंडा मारो, इसको बेहोश करो. मजाक नहीं कर रहा, इसने वैसे लिखा है. लेट द सन्स कम. अब वो डायलॉग हथार तलवार हाथ में लेकर डायलॉग मारा था, आओ बच्चों को आने दो. लेट द सन्स कम, आओ इनको आने दो. ही रोअर्ड, उसने बड़े जज्बे से कहा, बड़ी धाड़ मारकर कहा. मीनवाइल, उस दौरान hundreds of people were streaming by our house in wild panic, screaming go east, go east. उस दौरान बहुत सौ लोग जो है हमारे घर के करीब से दौड़ते हुए जा रहे थे और कहते हुए जा रहे थे, चीखें करते हुए जा रहे थे कि भाई मशरिक की तरफ चलो, मशरिक की तरफ चलो, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है, तो आप मशरिक की तरफ चलो. वी हैड टू स्टर्न टू ग्रैंडफादर विद द आयरनिंग बोर्ड. अब हमारे लिए ये एक जो है करना पड़ा, एक नाफरमानी करनी पड़ी. वो ये थी कि हमें डंडा उठा के लोहे का आयरनिंग बोर्ड उठाकर
उसके सर में मारा और जैसे ही मारा तो वो हो गया बेहोश। यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे कि ये जो बूढ़ा ग्रैंडफादर है ये तलवार उठाकर खड़ा है और ये जो बूढ़ी औरत है इसने कुछ अंडे वगैरह लिए हुए हैं और वो उठा के रखे हैं ताकि जहाँ पर हम जाएं तो वहाँ खाना पकाएं, और ये पीछे से इसने जो है ये तख्ता मार रहा है इसको बेहोश करने के लिए। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि मीन वाइल हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है जा रहे थे, भागो भागो बस जल्दी भागो, जो है वो सैलाब आ रहा है। वी हैड टू स्टैंड ग्रैंडफादर विद आयरनिंग बोर्ड, हमने उसको बेहोश करना पड़ा। हैड टू करना पड़ा, हैव टू करना पड़ा, तो मतलब हैव के साथ टू जब हो तो इसका मतलब होता है करना पड़ा। आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। यू हैव टू वॉच, आपको देखना पड़ा। यू हैव टू गो, आपको देखना जाना पड़ा। आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ा। तो इस किस्म के जो जुमले हैं वो आप इनको समझ लें। Impeded as we were by the inert from the old gentleman, अब हमें जो है रुका के रखा हुआ था, रुकावट डाली हुई थी उस बूढ़े शख्स ने, जो है वो हमें चुरपुर ही नहीं करने दे रहा था। इनर्ट का मतलब है कि जो चुरपुर ना करने दे। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 8th ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं वो इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस क्यों हैं? क्योंकि वो ना देते हैं ना लेते हैं, किसी से कोई खिसट बर्दाश्त नहीं करते, किसी से कोई मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन को ना तो जाने देते हैं ना इलेक्ट्रॉन को आने देते हैं, मतलब वो साकिन है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि हम इनर्ट हो गए थे वहाँ पर, हम वहाँ पर साकिन हो गए थे, इनर्ट फॉर्म में हो गए थे हम ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन। ही वॉज, अब वो जो बूढ़ा शख्स था जिससे हम मुजाहिमत कर रहे थे कि भाई हमें जाने दो बराए मेहरबानी, कोई आर्मी वार्मी यहाँ पर नहीं है, कोई भी यहाँ पर बागी लोग यहाँ नहीं आए हमला करने कि हम आप उन तलवार लेके आप खड़े हैं, उसको रोकना, उससे भागना हमारे लिए क्यों मुश्किल था? बिकॉज ही वॉज टॉलर देन 6 फीट, उसका जो कद था वो 6 फुट से भी ज्यादा था। अब इतना लंबा चौड़ा आदमी था। एंड वेड ऑलमोस्ट 170 पाउंड, अब उसको धक्का देना भी मुश्किल था क्योंकि 2 मन तो तकरीबन उसका वजन था। 170 पाउंड्स, वो कह रहा है कि 170 पाउंड मतलब 77 किलोग्राम, एक मन के अंदर 40 किलोग्राम होते हैं, तकरीबन 80 किलोग्राम 2 मन में होते हैं। तो तकरीबन ये बंदा जो 6 फुट से बड़े कद का है और 80 मन 2 मन का है, तो मतलब इसको हिलाना मुश्किल था। दरवाजे के सामने खड़ा था कि नहीं जाने दूंगा, मुल्क के साथ वफादारी करनी है, गद्दारी नहीं करनी दूंगा, इनसे लड़ना है जो आ रहे हैं। अब ये बड़े मिसकॉन्सेप्शन में था, लेकिन आथर कह रहा है कि इन सारी चूतियापों की बावजूद भी मेरे लिए वो दादा है, मेरे लिए उस लिए काबिल इज्जत है क्योंकि वो एक बड़े शान व शौकत वाले आदमी थे। वी वर पास्ट इन द फर्स्ट हाफ माइल, हम पहला आधा माइल गुजार चुके थे, मतलब भागने के बाद, उसको बेहोश करने के बाद, अब वहां से भागने के बाद वो आधा माइल गुजार चुके थे। बाय प्रैक्टिकली एवरीबडी एल्स इन द सिटी, हम तकरीबन हर जो लोग शहर के थे तकरीबन हम उनसे आधा माइल आगे जा चुके थे, या उनसे आधा माइल हम उनके साथ साथ आगे थे। हेड ग्रैंडफादर नॉट कम, तो अगर वो हमारा दादा ना आता एट द कॉर्नर ऑफ पार्सन्स एवेन्यू, यानी कि अब वो होश में आ चुका है आधे माइल के बाद। आधे माइल के बाद जब ये लोग, उसके ये पोते, उसके ये पोतियाँ, ये सब जो है पोतियाँ वगैरह ये पहुंची हैं पार्सन एवेन्यू के करीब, अब उसको होश में आया है। अब अगर वो होश में ना आता एट द कॉर्नर ऑफ पार्सन्स एवेन्यू एंड टाउन स्ट्रीट, उस पार्सन्स एवेन्यू और टाउन स्ट्रीट के पास, वी वुड अनक्वेश्चनेबली हैव बीन ओवरटेकन एंड इनगल्फ्ड बाय द रोअरिंग वाटर्स, तो हम बिला शक व शुबा जो है उस पानी के अंदर आ जाते, उस गजगोड़ वाले पानी के अंदर आ जाते। दैट इज़ यानी, अब ये जो लफ्ज़ दैट इज़ है और बीच में कामा है, इसका मतलब है यानी। दैट इज़ मीन्स, अगर मीन्स आप लिखते हैं तो मीन्स के बजाय आप आज के बाद दैट इज़ कामा यानी ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। इफ़ देयर हैड बीन एनी रोअरिंग वाटर, यानी कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा गजगोड़ करने वाला पानी होता तो हम उस पानी के अंदर इनगल्फ्ड हो जाते, उस पानी के हम अंदर आ जाते, वो पानी हमें अंदर कर देता अपने आप के, अगर वो पार्सन एवेन्यू वाली स्ट्रीट पर उनके ग्रैंडफादर ना आते तो, क्योंकि अब वो उनकी शायद उसने कोई हेल्प की या उनको वहाँ पर उसने उनकी मदद की। लेटर, उसके बाद व्हेन द पैनिक हैड डाइड, जब पैनिक ख़त्म हो चुका था, एंड पीपल हैड गॉन रादर शीपिशली बैक टू देयर होम्स एंड देयर ऑफिसेस,
ये अफरा तफरी ख़त्म हो चुकी थी और अब जो लोग हैं वो शर्मसार होकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, मिनिमाइजिंग द डिस्टेंसेस दे हैड रन एंड ऑफरिंग वेरियस रीजंस, और अपने जो मुफासले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे थे और अपने भागने की बहुत सारी वजूहात पेश कर रहे थे। अब जब अफरा तफरी ख़त्म हो गई, वो कह रहा था कि मैं इस वजह से भागा, मुझे फ़लाँ बंदे ने ये कहा था, मैं इस वजह से भागा। अब ये बहाने क्यों बना रहे थे, अब ये बातें क्यों बता रहे थे, बना रहे थे? क्या वहाँ पर फ्लड आई थी या नहीं आई थी? अब ये बात आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। ऑफरिंग वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस पेश कर रहे थे फॉर रनिंग, अपने दौड़ने के। अब ये जो सिटी इंजीनियर्स हैं, जो सिटी और शहर के जो इंजीनियर्स हैं, पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये बात बाद में कही दैट इवन इफ द डैम हैड ब्रोकन, अगर डैम टूटा होता तो द वाटर लेवल वुड नॉट हैव राइजन मोर देन 2 एडिशनल इंचेस इन द वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में भी ये जो पानी का बहाव है, पानी की जो लेवल है, वो 2 इंच से ज़्यादा ऊपर ना जाती, यानी कि लोगों के लिए कोई ख़तरा नहीं था। अब ये तो सिटी इंजीनियर्स को पता ना, आम लोगों को क्या पता। The water level would not have risen more than 2 additional inches in the west side. The west side was at the time of the dam scare, क्योंकि वेस्ट साइड जो थी वो जब डैम के टाइम में ये एक खौफ था, या ये था कि अंडर 30 फीट ऑफ वाटर, वो 30 फीट पानी के अंदर होती थी ये जगह। एज इंडीड वी आल वर ऑल ओहायो रिवर टाउन्स ड्यूरिंग द ग्रेट स्प्रिंग फ्लड्स ऑफ 20 ईयर्स अगो। जो भी ओहायो रिवर के करीब टाउन्स हैं, वो 20 साल पहले, जब ये कहानी राइटर लिख रहा है उससे 20 साल पहले, ये सारी कस्बे पानी के अंदर होते थे। ये सब जो है वो फ्लड का शिकार होते थे। जिस तरह आज सिंध में कच्चा है, या सिंध में वो इलाके जो कच्चे में रहते हैं, जो दरिया के करीब रहते हैं, तो उनके पास हर साल जो है सैलाब आता है। तो वहाँ पर ओहायो रिवर की साइड में हर साल सैलाब आता था, तो लोगों के जहनों में वो डर था, वो खौफ था। तो इसी वजह से जैसे ही किसी ने कुछ कहा तो वो खौफ जल्दी उसने ट्रिगर कर दिया सारे मामले को। As indeed were all Ohio River towns during the Great Spring floods of 20 years ago, the east side, अब ये जो east side है, where we lived and where all the running occurred, जहाँ पर ये आथर रहता था, इस कहानी को लिखने वाला, और जहाँ पर ये सारा माजरा हुआ था, ये सारी दौड़ दफेड़ हो रही थी, had never been in any danger at all, तो वो वेस्ट साइड किसी भी खतरे में नहीं थी। 2 इंच वाला पानी तो वेस्ट में आ रहा था ना, फिर भी अगर टूटता तो, लेकिन ईस्ट में तो वो पानी आता भी ना, किसी खतरे में ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? उस दादे की कहानी सच्ची बात तो नहीं थी कि भाई कोई फौजी आ गए? अब आप आगे देखेंगे इस चीज़ को। Only a rise of some 95 feet could have caused the flood waters to flow over High Street. अगर वहाँ पर 95 फीट की पानी की राइज होती, यानी कि तकरीबन 2 मंजिला इमारत जितना या 2.5 मंजिला इमारत जितना अगर पानी ऊपर राइज हुआ होता, तो फिर ही जो है वो पानी हाई स्ट्रीट को क्रॉस करके वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की जानिब जाता। अब हाई स्ट्रीट जो है वो एक थारोफेयर है। थारोफेयर का मतलब है एक मेन शाहरा, एक बड़ी शाहरा। दैट डिवाइडेड द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट और ईस्ट साइड को जो हाईवे दोनों को डिवाइड कर रही थी, वो था हाई स्ट्रीट वाली हाईवे। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास N5, N6, M5, M6 हाईवे या मोटरवेज हैं, तो वो हाईवे ईस्ट साइड को और वेस्ट साइड को डिवाइड कर रही थी। तो ये कह रहा था कि अगर 95 फीट जितना पानी ऊपर राइज होता, तो फिर जो पानी है वो हाई स्ट्रीट से क्रॉस होकर वेस्ट साइड से चलकर ईस्ट साइड की तरफ जाता, जहां पर ये लोग रह रहे थे, जहां पर ये अफरा तफरी हुई। लेकिन इतने सेफ होने के बावजूद भी लोगों में अफरा तफरी पैदा हो गई थी और लोग जो है वो भाग रहे थे उस सैलाब के खतरे से, जो सैलाब सिरे से वहां पर मौजूद था ही नहीं। अब यहाँ पर अब क्यों भागे और ये सब जो अफड़ दफड़ है ये शुरू हुई कैसी, वो अब यहाँ पर समझते हैं कि ये शुरात कैसे हुई, किस बच्चे ने कहा, किस बंदे ने कहा कि भाई डैम जो है वो टूट गई है। तो अब वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले अगर मैं आपको यहाँ पर फिज़िक्स के कुछ और मैं आपको लेक्चर्स दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर हमारा लेक्चर
हैं यूनिट 21 के, जिसमें आपके पास ये सारे लेक्चर्स इंतहाई आसान नमूने के साथ बनाए गए हैं, ताकि आपके पास एनटी टेस्ट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मसला इन लेक्चर्स में ना हो। लेकिन ये फ़िज़िक्स से जब आप लेक्चर सुनेंगे तो फिर उसके बाद फ़िज़िक्स आपकी फेवराइट हो जाएगी, फ़िज़िक्स आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर आप भले अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा लेक्चर्स हैं यूनिट 16 के, वो भी इंतहाई आसान हैं। आपके पास हर एक पॉइंट जो भी उस टॉपिक को समझने के लिए आपको चाहिए, वो सारी की सारी जो है यहाँ पर कवर्ड हैं। अगर आप एक मरतबा एक लेक्चर देखेंगे तो फिर आप ये जो है रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने वीडियोस को पहले देखा होता। तो आपको ये मैं बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि उसके बाद आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल इन टॉपिक्स में नहीं होने वाली। बहरहाल अब हम चलते हैं उस इंग्लिश की तरफ जिसको हमने इस लेक्चर के अंदर समझना है, इस कहानी को। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द फैक्ट दैट वी वर ऑल एज सेफ एज किटन्स अंडर अ कुक स्टोव डिड नॉट। अब यहाँ पर हम इतने सेफ थे जितनी एक बिल्ली के बच्चे एक कुक के स्टोव के या एक चूल्हे के नीचे सेफ होते हैं। हाउएवर लेकिन assuage in the least the fine despair and the grotesque desperation which seized upon the residents of the east side when the cry spread like a grass fire that the dam had given away। given away लफ्ज़ का मतलब है break out, broke out, टूट जाना। अब ये कह रहा है कि असल में ये जो फाइन डिस्पेयर थी, ये जो बहुत ज़्यादा मायूसी थी, वो उसमें कमी बिल्कुल भी ना आई थी। अज़वेज इन द लीस्ट, कमी बिल्कुल भी नहीं आई थी। एंड द ग्रोटेस्क डिस्पेरेशन, और जो वहाँ पर ये जो ग्रोटेस्क डिस्पेरेशन थी, वो इतनी जो बड़ी मायूसी थी, बहुत बड़ी जो ये मायूसी थी, अजीब व गरीब जो ये मायूसी थी। व्हेन द क्राई दैट विच सीज्ड अपॉन द रेजिडेंट्स ऑफ ईस्ट साइड, जिसने अपने काबू में कर लिया था ईस्ट साइड के रहवासियों को अपने अंदर। व्हेन द क्राई स्प्रेड लाइक अ ग्रेस फायर, जब एक चीख, जब एक रड़, जब एक पुकार एक जंगल की आग की तरह, जैसे आग घास में लगती है तो किस तरह पखेड़ जाती है, ऐसे ही पखेड़ती गई। वो कौन सी थी बात? दैट द डैम हैड गिवन अवे, कि जो डैम है वो टूट गई है। सम ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड, उनमें से कुछ ऐसे जो बहुत बावकार लोग थे, स्टेड, बहुत संजीदा लोग, बहुत मुहज़्ज़ब लोग, सिनिकल और बहुत मतलब तंज परस्त लोग, एंड क्लियर थिंकिंग, और बहुत आला सोच के जो लोग थे, इन टाउन अबेंडन्ड देयर वाइव्स, उन सब ने जो इन सारी क्वालिटीज़ के मालिक थे, इन सारी अच्छी और बुरी, या एक एक कंप्लीट इंसान के अंदर जो भी सारी क्वालिटीज़ हैं वो उनमें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी दे अबेंडन्ड देयर वाइव्स, उन्होंने छोड़ दिया अपनी घर वालियों को, स्टेनोग्राफर्स को उन्होंने छोड़ दिया, अपने घरों को छोड़ दिया, अपने ऑफिस को छोड़ दिया और भागना शुरू हो गए ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर आप में से ज़्यादातर इससे हो सकता है कि ना वाकिफ़ हो। स्टेनोग्राफर हम उसको कहते हैं जो जज की डिक्टेशन के हिसाब से वो लिखता जाए। मिसाल के तौर पर जज जब आर्डर टाइप कर रहा है, या जब कोई चीज़ कह रहा है, या कोई सामने वाला जो मुल्ज़िम या मुजरिम कोई बात कर रहा है, कोई बयान दे रहा है, तो उसके बयान को, उसकी बात को, जज की बात को, असेंबली में स्पीकर की बात को या दूसरों की बात को उसी लम्हे टाइप करता जाए, तो उसको हम स्टेनोग्राफर कहते हैं। और स्टेनोग्राफर जिस लैंग्वेज में जल्दी जल्दी लिखता है उसको आप स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं। आज के दौर में तो मोबाइल है, लेकिन जब पहले ज़माने में प्रेस करने के लिए लोग जगह जगह जाते थे, तो प्रेस करने के लिए आदमी बोलता जा रहा है, अब उसकी सारी बातों को नोट करना है, तो इसलिए उसके साइड में एक बंदे होते थे जो डायरी लेके हाथ में ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी लिख देते थे। उनकी जो होती थी वो मतलब स्लैश टाइप जो होती है ना, स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट, तो वो उनकी एक लैंग्वेज अलग है। तो वो शॉर्ट फॉर्म में पूरी आपकी लैंग्वेज को लिख देते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन को वो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में या 3 निशानियों में लिख देंगे। तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, या उसकी जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट हैंड हम उसको कहते हैं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, तो वो स्टेनोग्राफर लिखते हैं। अब वो जो ऑफिसर्स लिख रहे थे, अपने आर्डर वगैरह टाइप कर रहे थे, उनके साथ स्टेनोग्राफर बैठा है, वो जो बात कह रहा है वो लिख रहे हैं। अचानक बात आई भाई डैम टूट गया है, तो उसने स्टेनोग्राफर को भी छोड़ दिया और भाग गया बाहर। इन द सेम वे जो लोग घरों में थे उन्होंने अपनी घरों को, घर वालियों को
छोड़कर भागना शुरू हो गए, घरों को और ऑफिस को छोड़कर भागना शुरू हुए। ऐसे लोग भी जो बड़े डिग्निफाइड थे, बड़े स्टेड थे, बड़े सिनिकल थे, बड़े क्लियर थिंकिंग थे, लेकिन जान बचाने के लिए सारी क्वालिटीज़ ज़ीरो। There were few alarms in the world more terrifying than the dam has broken. दुनिया के अंदर कुछ और भी ज़रूर खौफनाक वर्ड होंगे, या कुछ और ज़्यादा खौफनाक, इतने ज़्यादा वर्ड नहीं होंगे जितना उनमें से एक लफ्ज़ ये भी है कि भाई डैम टूट गया है। अब ये जो लफ्ज़ है, डैम टूट गया है, दरिया का बंद टूट गया है, ये फलां जो नदी है वो टूट गई है, तो ये लफ्ज़ अचानक से जो है ऐसा है कि लोग उसके कहाँ भी रह रहे हों वो सब में एक डर आ जाता है। There are few person capable of stopping to reason when that clarion cry strikes upon their ears. कुछ ही लोग होते हैं जब इस किस्म का बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ उनके कानों में आए फिर भी वो सोचें, फिर भी उनको सोचने का टाइम लें कि भाई क्या गलत बात है, क्या सही है। कुछ ही चंद लोग हैं जो बात को कंफर्म करते हैं, बात को सोचते हैं इन इतने ख़तरनाक लफ्ज़ों को सुनने के बावजूद भी। लेकिन 90 या 95%, 99% इतने ख़तरनाक लफ्ज़ सुनने के बाद कोई भी नहीं सोचता कि तक टूट गया है, बस चलो भागो। Even person who lives in a town no nearer than 500 miles to them, अगर ऐसी कोई अफवाह या ऐसी कोई सही बात भी अगर किसी के कान में पड़े कि भाई डैम टूट गया है और उसका डायरेक्शन हमारी तरफ है, और भले वो उस डैम से 500 माइल दूर रह रहा हो, फिर भी वो भागना शुरू करेगा, फिर भी वो किसी सेफ जगह पर जाना पसंद करेगा। तो इसके कहने का ये मतलब है यहाँ पर 500 माइल यानी 804 किलोमीटर भी अगर कोई बंदा दूर रह रहा है और उसको कहा गया कि भाई दरिया टूटा है और उसका डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो फिर वो कहेगा कि भाई मुझे किसी सही जगह पर जाना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए ऐसे जो बड़े बड़े ख़तरनाक जुमले हैं, बड़े कोई कितना भी कोई दूर क्यों ना हो उसको डर आता है, डर लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो है कि द कोलम्बस ओहायो ब्रोकन डैम रूमर बिगेन। ओहायो जो टूटी हुई डैम का ये जो अफवाह है वो शुरू हुआ। एज आई रिकॉल इट, जैसे मैं उसको याद करता हूँ अबाउट, अब वो जो है बात शुरू कर रहा है कि कैसे ये पूरा माजरा शुरू हुआ, कहाँ से बात ये अचानक टूटी कि भाई डैम टूटा है, किसने कहा था, और जहाँ पर ये बात शुरू हुई कि डैम टूटा है वहाँ पर डैम टूटने वाली इस अफवाह सुनने से पहले क्या माहौल था। वो माहौल भी अभी जो राइटर है वो आपको यहाँ पर एक किस्म का इमेजिनेशन करवा रहा है। वो ये कह रहा है कि एज आई रिकॉल इट, जैसा कि मुझे याद है कि अबाउट नून ऑफ मार्च 12 1913 1913 के मार्च की 12 तारीख की दोपहर को हाई स्ट्रीट द मेन कैनन ऑफ ट्रेड, हाई स्ट्रीट उस स्ट्रीट का नाम है जो मेन एक कैनन ऑफ ट्रेड है, जो मेन एक बड़ी जगह है तिजारत की, बड़ी एक आप कहें कि मरकज़ है तिजारत का। जिस तरह सदर बाज़ार आप कहें कराची में, या घंटाघर कहीं कहें, या फिर आप जो है चंडीगढ़ या कुछ इस किस्म की जो चीज़ें हैं, तो हर जगह जहाँ पर बिज़नेस का एक बहुत बड़ा, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े व्यापारी आते हों, या एक मंडी कहें आते हों, उसको आप कैनन ऑफ ट्रेड कहेंगे। वॉज लाउड, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब ये आपको बता रहा है कि बात कैसे शुरू, एक बड़ी मंडी है, एक बड़ा ताजर, बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं इधर उधर, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो अचानक से क्या होता है फिर वो बताता है अबाउट वॉज लाउड विद द प्लेसिड हम ऑफ बिजनेस। ये जो पूरी कैनन ऑफ ट्रेड थी वहाँ पर प्लेसिड हम ऑफ बिजनेस था, कारोबार का एक मतलब गुनगुनाहट, एक दूसरे के कानों में आवाज़, थोड़ा बहुत कोई सुन न ले, तो सुसपुस जो थी वहाँ चल रही थी कारोबार के हिसाब से। एंड बजिंग ऑफ प्लेसिड बिजनेसमैन आर्ग्यूइंग, और जो बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, नहीं भाई नहीं मुझे 500 में नहीं 400 में चाहिए, नहीं बस ठीक है, अगर आपको 400 में चाहिए मुझे 500 में, तो बात करता हूँ एक 450। तो इस किस्म का जो आर्ग्यूइंग था, बहस मुबाहिसा था, वो चल रहा था। फिर कंप्यूटिंग, वहाँ पर लोग गिन रहे थे पैसे, भाई 5000
नहीं भाई 5,000 मुझे नहीं, ये चेक करो इसमें 6,000 होंगे, फिर वो दोबारा गिनता है, फिर 6,000 होते हैं। तो मतलब इस तरह से वहाँ पर कंप्यूटिंग भी चल रही थी उस गली में। वेडलिंग, अब ये जो लफ्ज़ वेडलिंग है इसका मतलब है कि ऑफरिंग या इन्फ्लुएंसिंग या परसुएडिंग समवन, किसी को कहना कि राज़ी कराना, किसी को कोई चीज़ पेश करना, किसी को अपने परसुएड करना कि भाई ये चीज़ लें बहुत अच्छी है, तारीफ़ें करना, भाई ये जो मोबाइल है हालांकि बहुत पुरानी है लेकिन आप चलाएंगे तो आपके पास एक सदी भी चल लेगी। मतलब इस तरह से जो डाड़ें लगाते हैं प्रोडक्ट अपना बेचने के लिए, तो वो वेल्डिंग हम उसको कहते हैं। ऑफरिंग, एक दूसरे को पेशकशें कर रहे थे कि भाई इतने में लें, वो कह रहा था कि नहीं इतने में लूँगा। वहाँ पर एक दूसरे के साथ रिफ्यूजिंग भी चल रही थी, वहाँ पर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइजिंग भी चल रही थी। नहीं भाई नहीं, बस चलो ठीक है, आपने मुझे 500 का, मैं आपको 500 में नहीं बल्कि 450 में दे देता हूँ, आपके साथ क्या है साहब भाई, आप तो आप अपने शहर के हैं। तो इस तरह से वहाँ पर कंप्रोमाइजिंग वगैरह चल रही थी। अब ये सारा माहौल वहाँ पर था। डेरियस कनिंगवे, वन ऑफ द फारमोस्ट कॉरपोरेशन लॉयर्स इन द मिडिल वेस्ट, अब उस सारे माहौल के दौरान एक बड़ा मशहूर शख्स भी मौजूद था जो वकील था, जिसका नाम ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, वो मिडिल वेस्ट का एक बड़ा मशहूर वकील था। was telling the public utilities commission in the language of Julius Caesar, वो पब्लिक यूटिलिटीज़ की कमीशन को बता रहा था जूलियस सीजर की ज़ुबान में, that they might as well try to move the northern star as to move him, कि वो उस शुमाली स्टार को तो हिला सकते हैं, उसको तो हिला सकते हैं मगर मुझे नहीं हिला सकते। या फिर वो ऐसे कहे कि भाई आप नॉर्दर्न स्टार को हिलाना ऐसे है जैसे मुझे हिलाना, या उसको हिलाना ऐसे है, मुझे हिलाना ऐसे है जैसे नॉर्दर्न स्टार को हिलाना। अब नॉर्दर्न स्टार क्या चीज़ है? अब ये बात ये कह रहा है कि भाई मुझे ज़िद है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं अपनी जगह से हटूंगा नहीं, मैं ऐसे नहीं हटूंगा जैसे नॉर्दर्न स्टार अपनी जगह पर नहीं हटता। मुझे हटाना ऐसा है जैसा नॉर्दर्न स्टार को हटाना है। नॉर्दर्न स्टार भी कभी नहीं हटता तो मैं भी अपनी बात से कभी नहीं हटूंगा। अब नॉर्दर्न स्टार क्या है जिससे ये अपनी ज़िद को, अपनी बार्गेनिंग को कंपेयर कर रहा है? वह नॉर्दर्न स्टार एक वो सितारा है ज़मीन के हिसाब से जो अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अब क्यों चेंज नहीं करता? अब ये खुदा ताला ने इंसानों के लिए एक ऐसा सितारा बना रखा है जिससे अगर आप समंदर के बीचों बीच हों तो आप उस सितारे को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो जो सितारा है वो सितारा नॉर्थ साइड है। तो आप उस सितारे के हिसाब से जिस डायरेक्शन में जाना चाहे आप जा सकते हैं। अब अगर नॉर्थ में जाना है तो सितारे की तरफ जाना है, अगर आपने साउथ में जाना है तो सितारे के अपोजिट जाना है, अगर आपने वेस्ट में जाना है तो उस सितारे की राइट में लेफ्ट में जाना है। तो इस हिसाब से जो है वो नॉर्दर्न स्टार कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता। इसीलिए कुरान शरीफ में भी जो है इसके हवाले से आयात हैं जिसकी मीनिंग ये है कि एंड इट इज़ ही who placed for you the stars that you may be guided by them through the darkness of the land and sea। ये वही खुदा है जिसने उन स्टार्स को रखा है उन जगहों पर ताकि वो आपको गाइड कर सके डार्कनेस ऑफ द लैंड एंड सी, ज़मीन की और समंदर की तारीखियों में भी वो आपको रास्ते गाइड कर सके उस तारे की मदद से। वी हैव डिटेल्ड द साइंस फॉर पीपल हु नो, हमने जो है इन निशानियों को उनके लिए आपके सामने रख दिया है। इन निशानियों से वही समझेगा जो अक्लमंद होगा, या फिर वो जो जानते हैं वो इन निशानियों से समझ सकते हैं। तो खुदा ने भी कुरान शरीफ में इस नॉर्दर्न स्टार का जिक्र किया है कि भाई ये अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि इस अल्लाह ताला ने वो स्टार लोगों की गाइडेंस के लिए बनाया है। आज भी जो है उस डायरेक्शन से हिसाब से जो है वो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो बेड़ियों पर समंदरों में रातों रात सफ़र करते थे। उनके पास कोई कंपास तो नहीं होता था, उनके पास मोबाइल या जीपीएस या गूगल मैप तो नहीं होता था, तो वो नॉर्दर्न स्टार था। तो ये जो लड़का है जो कारोबारी बड़ा वकील है वो ये कह रहा है कि मुझे हिलाना ऐसा है जैसे उस नॉर्दर्न स्टार को, क्योंकि अब नॉर्दर्न स्टार तो हिल ही नहीं सकता तो मतलब मैं भी नहीं हिल सकता। तो वो ऐसी ड्राड़ें लगा रहा था उस माहौल में, उस कारोबार में, ये सारा सिस्टम चल रहा था। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से असल बात शुरू होती है इस कहानी की। अदर मैन वर मेकिंग देयर लिटिल बॉस एंड देयर लिटिल गेस्टर, और जो दूसरे लोग थे वो भी
मतलब गेस्चर्स कर रहे थे, इशारे कर रहे थे एक दूसरे को इम्प्रेस करने के, ऐसे वैसे, इस तरह हुआ इस तरह हुआ, मतलब जो ड्राड़े टीकरे लोग मारते हैं तो मतलब इम्प्रेस करने के लिए वो एक दूसरे के साथ लिटिल बोस्ट्स एंड लिटिल गेस्चर्स कर रहे थे। सडनली, अचानक, somebody began to run, अचानक एक लड़के ने दौड़ लगाई, एक बंदे ने दौड़ लगाई। इट मे बी दैट ही हैड सिंपली रिमेंबर्ड, हो सकता है कि उसको सिंपली याद आ गया हो, ऑल ऑफ अ मोमेंट, अचानक, एन एंगेजमेंट टू मीट हिज वाइफ फॉर ही वॉज नाउ राइटफुली लेट, एक एंगेजमेंट के उसको उसकी वाइफ से मिलना था जिसके लिए उसको अब देर हो चुकी थी, और उस देर की वजह से अब वो खौफ में दौड़ा। हो सकता है ऐसे हो। वट एवर इट वॉज, खैर कुछ भी हो, ही रैन ईस्ट ऑन ब्रॉड स्ट्रीट। अब वो जो लड़का था वो अचानक उसको कोई बात याद आ गई और अचानक बैठे बैठे अचानक ईस्ट की तरफ भागना शुरू हुआ। हो सकता है उसको कुछ याद आ गया हो सकता हो उसको अपनी वाइफ से मिलना हो, उसने उसको बुलाया हो, फिर उसकी वजह से वो भागा हो उसकी तरफ, या ऐसे भी हो सकता है कि वो अपनी वाइफ ने उसको कहा हो कि फला होटल में आना, मुझे खाना वहाँ पर खिलाना, और वो भूल गया हो और अचानक उसको बात वहाँ पर उस कारोबारी मंडी में याद आई और वहाँ पर इसकी तरफ भागना शुरू हुआ। हो सकता है ऐसे हो। फॉर विच ही वॉज नाउ फ्राइटफुली लेट, अब चूंकि उसको देर हो चुकी थी तो वो डर रहा था। खैर कुछ भी हो, वो ब्रॉड स्ट्रीट की तरफ, मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ भागा, प्रोबेबली टुवर्ड्स द मेरामर रेस्टोरेंट, शायद वो ईस्ट की तरफ जो मेरामर रेस्टोरेंट था शायद वो उसकी तरफ भागा होगा, या शायद उसकी तरफ वो भागा ईस्ट की तरफ। अ फेवरेट प्लेस फॉर मैन टू मीट हिज वाइफ, वो एक जगह है जहाँ पर जो कपल्स हैं, जहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो मिलती हैं। वो शायद वहाँ पर अपनी वाइफ से मिलने उस होटल की तरफ गया हो, अचानक वो वहाँ पर जो उसने दौड़ लगाई। somebody else began to run, फिर उसी लम्हे एक दूसरा बंदा भी दौड़ने लगा। परहैप्स अ न्यूज़ बॉय इन हाई स्पिरिट, शायद एक अखबार बेचने वाला लड़का जज्बात से दौड़ा कि भाई जल्दी जल्दी मैं अखबार बेच दूं। एन अदर मैन, फिर तीसरा बंदा भी, अ पोर्टली जेंटलमैन ऑफ अफेयर्स, एक मोटा, एक बड़ा मामलात का सुलझा हुआ बड़ा शरीफ बंदा, कारोबारी बंदा, ब्रोक इंटू ट्रोड, उसी दौड़ में उसने, वो भी एक दौड़ में लग गया। ब्रोक इंटू अ ट्रोट मीन्स जो दौड़ में भागना। इनसाइड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनटों के अंदर, एवरीबडी ऑन हाई स्ट्रीट, उस हाई स्ट्रीट में जहां पर ये सारे कारोबारी लोग मिले हुए थे, हर कोई बंदा फ्रॉम द यूनियन डिपोट वाले इलाके से लेकर कोर्ट हाउस वाले इलाके तक वाज रनिंग, सारे के सारे भाग रहे थे। अ लाउड मम्बल ग्रेजुअली क्रिस्टलाइज, अचानक से एक थोड़ी मुड़मुड़, थोड़ी बजिंग, या थोड़ा मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ लोग जब खामोशी छाई होती है तो लोग, बच्चे या स्कूल में जब आप बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो मतलब थोड़ा थोड़ा जवाब बात करते हैं, सब कोई छुपे छुपे और थोड़ा थोड़ा बात कर रहा तो एक बड़ा शोर आता है, तो बड़ा शोर लेकिन सब स्लो स्लो बात कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं मम्बल या मम्बलिंग। तो वो जो एक छोटा सा मम्बल था वो ग्रेजुअली क्रिस्टलाइज हुआ। क्रिस्टलाइज मतलब अभी एक असल शक्ल में आ चुका था सामने। इनटू अ ड्रीड वर्ड, एक खौफनाक वर्ड में। वो खौफनाक वर्ड कौन सा था? डैम। अचानक से एक वर्ड किसी ने कह दिया, डैम। अब उसने उस लफ्ज के साथ, डैम के साथ कुछ लगाया नहीं, बस उसने सिर्फ डैम कहा। अब आगे क्या होता है? आगे फिर कोई बूढ़ी औरत का कोई कमाल है, वो कहती है द डैम इज ब्रोक, डैम जो है वो टूट गया। अब ये जो फियर है, द फियर वॉज पुट इन टू वर्ड बाय अ लिटिल ओल्ड लेडी इन एन इलेक्ट्रिक। अब ये जो उस लफ्ज डैम के अंदर जो डर वाला लफ्ज ब्रोक लगाया गया, वो शायद एक बूढ़ी औरत ने लगाया जो एक इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी में थी। अब पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हुआ करती थी। आर बाय ट्रैफिक कॉप, या फिर किसी डैम लफ्ज के बाद डैम के साथ ब्रोक लफ्ज या किसी बूढ़ी औरत ने लगाया, या फिर किसी ट्रैफिक कॉप ने लगाया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने लगाया। आर बाय अ स्मॉल बॉय, या फिर किसी एक छोटे लड़के ने लगाया। नोबडी नोज हु, कोई भी नहीं जानता कि किसने डैम के साथ एक ड्रीडफुल वर्ड ब्रोक लगाकर एक बहुत बड़ी अफरा तफरी कर दी। कोई भी नहीं जानता। नोबडी नोज हु, कोई भी नहीं जानता कि ऐसा किसने किया। नॉर डज इट नाउ रियली मैटर, और
खैर अभी ये मैटर भी नहीं करता, अभी कोई मसला भी नहीं, अभी हमें जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं कि किसने कहा होगा या किसने कहा था, वो बात चल गई, ख़त्म हो गई। 2000 पीपल वर एब्रप्टली इन फुल फ्लाइट। अब इस बात के बाद 2000 लोग एब्रप्टली, सडनली, अचानक, तड़ तकड़ में फुल फ्लाइट में आ गए, जल्दी में उस लाइन में लग गए। गो ईस्ट वॉज द क्राई दैट अरोज, वहां पर एक क्राई अरोज हुई अचानक से, किसी ने कहा ईस्ट अवे फ्रॉम द रिवर, जो ईस्ट है, जो मशरिक है, वो इस रिवर से दूर है। ईस्ट टू सेफ्टी, ईस्ट जो है उसकी तरफ सेफ्टी है। गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, भाई भागो, भाई भागो, भाई भागो, ईस्ट की तरफ भागो। अब ये अचानक किसी ने कहा होगा, अब भाई भाग जो रहे थे, किसी ने कहा डैम ब्रोक, अब किसी ने कहा डैम, फिर किसी दूसरे ने कहा डैम ब्रोक, और फिर तीसरे ने कहा अगर वाकई टूट गई है तो फिर कोई दानिश्वर बंदा उनमें भाग रहा होगा और उसने कहा होगा कि भाई डैम टूट गई है तो भागना कहाँ चाहिए, लोगों को सही डायरेक्शन बताना चाहिए। फिर कोई दानिश बंदा होगा, कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा जाहिल होगा या पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसने कहा कि नहीं भाई इसकी तरफ भागो। तो मतलब वहाँ पर वो किसी बंदे ने कहा तो सारे बंदे अब इसकी तरफ भागने शुरू हो गए। था पीछे कुछ भी नहीं, अब सब भाग रहे हैं। Black streams of people flowed eastern down all the street leading in that direction। जो काली स्ट्रीम्स हैं, काली जो एक किस्म की पानी की, लोगों का जो पानी है या लोगों की जो नदी है, लोगों का जो स्ट्रीम है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। ऐसे है जैसे एक बड़ी जगहों के बीच में लोगों का पानी बह रहा हो, उस स्ट्रीट में से लीडिंग इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जा रहा हो। दीज स्ट्रीम्स, ये जो पानी की स्ट्रीम्स हैं, यानी कि लोगों की जो स्ट्रीम्स हैं, whose headwaters were in the dry goods stores, जिनका जो हेड वाटर्स है, जिनकी जो शुरुआतें थी, जो जहाँ से पानी निकल रहा था, यहाँ से लोगों का पानी या खुद जो लोग हैं वो निकल रहे थे, वो ड्राई गुड्स स्टोर्स थे, कपड़ों के या सामान वगैरह के, ग्रोसरीज के स्टोर्स थे, ऑफिस बिल्डिंग्स थी, हार्नेस शॉप्स थी जहाँ से लोग जो है वो चीज़ें, फैशन वगैरह की चीज़ें लेते हैं, मूवी थिएटर्स थे, या वो लोग भी वर फेड बाय द ट्रिकल्स ऑफ हाउस वाइव्स, जो लोग अपनी घर वालियों की अटकलियों से, मटकलियों से या उनकी उनसे तंग आ चुके थे, अब वो भी घरों से भाग निकल रहे थे। वो कह रहे थे अच्छा हुआ डैम टूटा, चलो भागने का तो मौका मिला। चिल्ड्रंस जो बच्चे थे वो भी, क्रिपल्स जो मजदूर लोग थे वो भी, सर्वेंट्स जो गुलाम जो मतलब जो नौकर वगैरह थे, नौकर चाकर थे वो भी, डॉग्स एंड कैट्स, कुत्ते बिल्लियाँ, सब जो थे स्लिपिंग आउट ऑफ द हाउस पास्ट विच द मैन स्ट्रीम्स फ्लोड, वो जो थे अपने घरों से खसक कर निकल रहे थे और उस फ्लड में जो है, उस स्ट्रीम्स में जो है वो फ्लो हो रहे थे, वो वहाँ पर बह रहे थे। पीपल रेन आउट लीविंग फायर्स, लोग जो हैं इतने खौफ में आ गए कि उन्होंने अपने घरों में जो आग जल रही थी उसको भी छोड़ दिया। जाहिर सी बात है फिर कौन आग का ख्याल करेगा, अगर किसी ने ऐसे कह दिया, पानी आएगा तो खुद ही बुझा देगा। बर्निंग एंड फूड कुकिंग एंड डोर्स वाइड ओपन, जो चीज़ें पच रही थी तो पच उनको उधर ही छोड़ दिया, जो चीज़ें जल रही थी तो लोगों ने उनको उधर ही बर्निंग में छोड़ दिया, और दरवाजे जिन घरों के खुले थे तो वो खुले के खुले ही रह गए, सारे भाग निकल गए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, हाउ एवर दैट माई मदर, अब वहाँ पर जब ये सारी अफरा तफरी चल रही थी, पानी टूट गया है, बारिश फ्लड पीछे से आ रही है, अब यहाँ पर आप देखें कि उसकी माँ क्या करती है। उसके दादा की तो आपने बातें देखी, वो कितना आला बंदा था। आई रिमेंबर हाउ एवर दैट माई मदर टर्न्ड आउट ऑल द फायर्स, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने टर्न्ड आउट ऑल द फायर्स, इस सारी अफरा तफरी के बावजूद भी टर्न्ड आउट ऑल द फायर्स, सारी आग को जो भी घर में जल रही थी उसको बुझाया। एंड दैट शी टुक विद हर अ डजन ऑफ एग्स, उसने अपने साथ एक डजन जो है अंडू का लिया, एंड 2 लोव्स ब्रेड, और 2 पराठे भी जो है रोटी के लिए। इट वॉज हर प्लान टू मेक मेमोरियल हॉल जस्ट 2 ब्लॉक्स अवे, उसका ये प्लान था कि वो मेमोरियल हॉल में जाकर पनाह लेंगे जो कि 2 ब्लॉक अवे था, एक ब्लॉक में चलो, एंड टेक रिफ्यूज समवेयर इन द टॉप ऑफ इट, और वहाँ पर वो पनाह लेंगे। कहाँ पर पनाह लेंगे? पनाह वो लेंगे इन मेमोरियल हॉल के अंदर, समवेयर इन द टॉप ऑफ इट, जो कि वो वहाँ पर था जी। इन वन ऑफ द डस्टी रूम्स वेयर वार वेटरन्स मेट,
वो वहाँ पर पनाह लेंगे जहाँ पर जो पुराने दौर के वार वेटरन्स होते थे। वार वेटरन हम उनको कहते हैं जो पुराने दौर में लोगों ने जंग लड़ी। जंग लड़ने के बाद वो जो रिटायर्ड सिपाही हैं हम उनको वार वेटरन कहते हैं या उनको वेटरन्स कहते हैं। वेटरन मतलब किसी भी फोर्स के जो रिटायर्ड अफसरान होते हैं आप उनको वेटरन कह सकते हैं। और अगर उन्होंने जंग में हिस्सा लिया हो और वो गाजी होकर घर में रह रहे हो तो आप उनको वार वेटरन भी कह सकते हैं। तो वार वेटरन्स जो थे यानी कि जो रिटायर्ड जंग में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे वो वहाँ पर होते थे। तो वहाँ पर वो रहते थे या वहाँ पर वो रिफ्यूज लेते थे या वहाँ पर वो डस्टी रूम्स में मौजूद होते थे जो आज मेमोरियल हॉल का हिस्सा हैं। एंड वेयर ओल्ड बैटल फ्लैग्स एंड स्टेज सीनरी वर स्टोर, जहाँ पर पुरानी जंगों के जो झंडे थे वो भी वहाँ पर पड़े थे और स्टेज जो सीनरी थी वो भी वहाँ पर स्टोर थी। बट द सीथिंग थ्रोंग्स, मगर ये जो चलती हुई जो स्पीड से जो लोग ये जा रहे थे भेड़ या हुजूम में जो लोग जा रहे थे शाउटिंग और चीखें और रड़ियाँ करते हुए कि गो इसकी तरफ जाओ, ड्रू हर अलॉन्ग, उसको साथ में ले गए, एंड द रेस्ट ऑफ अस विद हर, और हमें भी उसके साथ, यानी कि अपनी स्ट्रीम में अपनी एक भीड़ या हुजूम के साथ। तो बजाय कि हम मेमोरियल हॉल पर जाते, बजाय कि हम मेमोरियल हॉल में जाकर पनाह लेते, हम भी उनके साथ भेड़ या हुजूम के उसमें जो है चल बसे आगे। अब क्या हुआ? व्हेन ग्रैंडफादर रीगेन्ड फुल कॉन्शियसनेस, जब हमारे दादा ने पूरी कॉन्शियसनेस में आ गया, क्योंकि उसने उनको तो वो कर दिया था, बेहोश कर दिया था, अब वो फुल कॉन्शियस में आ गया। कहाँ पर आ गया? फुल कॉन्शियस में आने के बाद वो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, अब इनके पास जहाँ पर वो क्रॉस करता है या जब वो उनको वहाँ पर वो पहुँचता है तो वो जगह है एट पार्सन एवेन्यू में। He turned upon the retreating mob like a vengeful prophet and exhorted the men to form ranks and stand off the rebel dogs. फिर वो वहाँ पर ऐसा हो गया कि वो लोगों को साथ बर्ताव कर रहा था। मोब कहते हैं हम जो लोगों के हुजूम हो, लाइक अ वेंजफुल प्रॉफिट, एक बदला देने वाले नबी की तरह, एक जो है इंतकामी नबी की तरह वो जो है वहाँ पर वो बर्ताव कर रहा था। एंड एग्जॉर्टेड, लोगों को हौसला दे रहा था कि भाई टू फॉर्म रैंक्स, भाई जल्दी जल्दी लाइनों में आओ, रैंक्स बनाओ अपनी, एंड स्टैंड ऑफ द रेबल डॉग्स, आओ जल्दी करो, अभी हम जो है उन रेबल डॉग्स से, उन जो है बागी कुत्तों से आज हम लड़ेंगे, जो उन कैवलरी फोर्स है, जो उन घोड़ों की फोर्स पर आकर हम सारों के पीछे पड़े हैं, आओ हम उनके साथ लड़ें, आप सारे क्यों भाग रहे हैं। यानी कि बेहोश होने से पहले भी उस बुढ़े की वही जिद थी, बेहोश होने के बाद जब कॉन्शियसनेस में आया है अभी भी उस बूढ़े बुजुर्ग की वही जिद है कि भाई आओ जल्दी करो, उनसे लड़ना है। लेकिन लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गोइस, उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन अब उसके कान में कुछ लगता है वो मतलब डीफ था कानों से या कुछ उसको सुनाई कम दे रहा था, लेकिन अभी उसको कुछ सुनाई दिया है। अब क्या है? बट एट लेंथ, मगर आखिरकार ही टू गॉट द आइडिया दैट द डैम हैड ब्रोकन, उसने भी ये आइडिया ले लिया कि भाई डैम जो है वो टूट गई है। एंड गोइस्ट जो है रोरिंग, गजगोड़ कर रहा था कभी गोइस्ट, इन हिज पावरफुल वॉइस, अपने पावरफुल वॉइस में। ही काट अप इन वन आर्म अ स्मॉल चाइल्ड, उसने पकड़ा अपने एक हाथ में, अपनी एक आर्म में, अपनी एक बाहों में एक छोटी बच्चे को पकड़ा, एंड इन द अदर अ स्लाइट क्लर्क्समैन ऑफ परहैप्स 42, एक 42 किलो का 42 साल की उम्र वाला एक लड़का या एक बंदा भी उसने एक बाह में लिया और दूसरी बाह में एक बच्चा लिया। अब एक में इधर लिए आगे भाग रहे। अब खुद समझे उसको ताकत कितनी थी। एंड वी स्लोली बिगेन टू गेन ऑन दोज साइड ऑफ अस, और आहिस्ता आहिस्ता हम भी जो है जो हमसे आगे थे हम उनसे आगे जा रहे थे। A scattering of firemen, policemen and army officers in dress uniforms, there had been a review at Fort Hayes. अब फोर्ट हायस जो है, जो फोर्ट आपका क्या है जिसको हम कहते हैं किला, फोर्ट हायस पर, उस किले पर क्या था, नॉर्दर्न पार्ट में ऑफ द टाउन में वहाँ पर एक रिव्यू था। अब रिव्यू का क्या मतलब है कि वहाँ पर एक परेड थी, वहाँ पर ये सारे जो फौजी आए थे वो एक परेड करने आए थे। कौन कौन थे वहाँ पर?
फायरमैन थे, पुलिस वाले थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, ड्रेस यूनिफॉर्म्स हैं, वो सारे भी स्कैटरिंग हो गए, वो सारे भी अब बिखरना शुरू हो गए जैसे उन्होंने ये सुना। एडिड कलर टू द सर्जिंग ब्लोज ऑफ पीपल, उन्होंने भी एक कलर लगा दिया, ये जो लोग जा रहे थे, लोगों की जो ये ब्लोज जा रही थी, मतलब तादाद बड़ी लहरें जा रही थी, उभरती हुई लहरें जा रही थी, वो भी उसका हिस्सा बन गए। जो लोग परेड करने आए थे उन्होंने भी जैसे ये सुना तो वो भी सारे उस हुजूम में चल पड़े। गो ईस्ट क्राइड अ लिटिल चाइल्ड इन अ पिपिंग वॉइस, एक छोटी सी बच्ची ने एक छोटी सी चीखती हुई आवाज़ में, जिस तरह बच्ची की स्मॉल वॉइस होती है, बच्चों की आवाज़ चीखती हुई छोटी सी आवाज़, पिपिंग वॉइस जो आवाज़ ऊंची और पतली आवाज़ होती है, उसमें उसने कहा कि भाई गो ईस्ट। एज शी रैन पास्ट, जैसे ही वो गुजरी एक पोर्च से, एक जगह से, अब पोर्च क्या है, जिस तरह बरामदा, जिस तरह बरामदो वगैरह हम कहते हैं, जैसे वो एक बरामदे से एक पोर्च से गुजरी तो उसने कहा गो ईस्ट। अब वहाँ पर क्या था, ऑन विच अ ड्राउज्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इन्फेंट्री, वहाँ पर इन्फेंट्री का एक लेफ्टिनेंट कर्नल इस तरह से उसको थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, इस तरह से वो सोया पड़ा हुआ था या थोड़ा बहुत वो रिलैक्स कर रहा था, सुकून कर रहा था। अब लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ पर देख लें, वो है LIUTENANT है, हालांकि लायूटिनेंट, लेकिन इसको आप प्रोनाउंस भी लेफ्टिनेंट करेंगे, स्पेलिंग इसकी आप समझ लें। ये कोलोनल लिखा हुआ है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सही है वो इसकी कर्नल है। अब वो जो था वो इस तरह से थोड़ी बहुत उसको नींद आ रही थी, वो सारी रात जागा होगा, ज़ाहिर सी बात है ट्रेनिंग में, तो वो बाहर बैठा था, तो उसके साइड से जैसे ही आवाज़ गुरी गो ईस्ट, तो उसने सिर्फ यही सब लफ्ज़ सुना कि भाई ईस्ट की तरफ भागना है। अब उस लेफ्टिनेंट कर्नल को भी हमारे सिस्टम की तरह उसको भी ये पता नहीं था कि भाई कहाँ जाना है। यूज्ड टू क्विक डिसीशंस, वो इसको ट्रेनिंग ऐसे दी गई थी कि भाई आपने क्विक डिसीशंस लेने, ट्रेन टू इमीडिएट ओबीडियंस, और उसको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई आपको जो डिसीजन लेना हो जल्दी लेना है और इमीडिएट ओबीडियंस करनी, और उस काम को जल्दी अमली जामा पहनाना है। द ऑफिस बाउंडेड ऑफ द पोर्च, जो ऑफिस उस पोर्च से, उस वरांडे से या उस बरामदे से बाउंडेड थी, इकट्ठे थी। रनिंग एट फुल टिल्ट वो तेजी से भागा। सून पास द चाइल्ड, बच्ची का आवाज़ सुनकर कि भाई गो ईस्ट, उसके हिसाब से वो इसकी तरफ भागा। अब उस बच्ची को ही उसने क्रॉस कर दिया, बालिंग गो ईस्ट। अब वो भी रड़ियाँ कर रहा है गो ईस्ट, अब इसको ये भी पता नहीं है कि क्यों भाग रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है गो ईस्ट। द टू ऑफ देम एम्प्टीड रैपिडली द हाउस ऑफ द लिटिल स्ट्रीट दे वर ऑन, अब वो जो दो थे उन दो ने अपने जो घर थे उनको खाली कर दिया। टू ऑफ देम एम्प्टीड द हाउसेस ऑफ द लिटिल स्ट्रीट बाय दे वर ऑन, जो भी उसमें थे उन्होंने एम्प्टी कर दिया। व्हाट इज़ इट, क्या है पूछने लगे। डिमांडेड अ फैट वेल्डिंग मैन हु इंटरसेप्टेड द कर्नल, एक कर्नल से एक वेल्डिंग मैन, एक बंदा जो ना मतलब इस तरह से चल रहा हो, मतलब जिस तरह ना बतख चलती है, जो बहुत कमज़ोर लोग होता है, आदमी होता है, तो वो बिल्कुल इस तरह से मतलब वो चलता है जिस तरह कोई बतख या कोई जो है परिंदा वगैरह चल रहा हो जिसकी टांगें कमज़ोर हों। तो एक बंदा लड़खड़ाते हुए आ रहा था, फेट जो है वो मोटा सा आदमी, उसने कर्नल से पूछा कि क्या हुआ है भाई, क्यों भाग रहे हो। अब उस कर्नल को खुद नहीं पता कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, उसको खुद नहीं पता कि मैंने इस मुल्क के ऊपर ये जो सिस्टम लगाया हुआ है वो क्यों लगाया, उसको खुद नहीं पता। तो फिर क्या हुआ पीछे लौटा तारीख में कि उस बच्ची से पूछा, द ऑफिसर ड्रॉप्ड बिहाइंड, उसने वो पीछे भागा। एंड आज द लिटिल चाइल्ड, उस बच्ची से पूछा जिसकी आवाज़ से वो आगे भागना शुरू हुआ है, बच्ची से पूछा भाई क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो। बच्ची ने कहा द डैम इज ब्रोक, डैम टूट गई है। फिर उसने क्या किया, बच्ची को उठाया, ग्रास्प द गर्ल, द डैम इज ब्रोक। अब नहीं कहा कि कहाँ भागी है, कहाँ आ रही है, किसने कहा, कुछ भी नहीं, भाई टूट गई है ना, बस ठीक है चलो। द डैम इज ब्रोक, फिर उसने उस बच्ची को लिया, उठाया, रोड द कर्नल, और वो कर्नल भी अब धाड़े मार रहा था, जो है चीखें कर रहा था कि भाई गो ईस्ट गो ईस्ट गो ईस्ट, द डैम हैज ब्रोकन, भाई चलो 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 इसकी तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो, डैम टूट गया।
ही वॉज सून लीडिंग, अभी वो कर्नल अभी लीडिंग कर रहा है, अभी उस पूरे मामले को, पूरी जमहूरियत को, जिसका उसको कुछ पता ही नहीं कि वो लोग क्यों भाग रहे हैं, अब उनको वो लीडिंग कर रहा है। विद एग्जॉस्टेड चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में उसको एक थकी हुई लड़की भी है जिसने उसको डायरेक्शन दिया कि आपको भागना है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर उसको तो अपने साथ रखना है ना। अ फ्लीइंग कंपनी ऑफ 3, एक भागने वाले कंपनी 3 लोगों की, 100%, 300%, 300 लोगों की वो जो कंपनी थी अब वो भाग रही है। हु हैड गैदर्ड अराउंड हिम, वो सारे के सारे उस लीडर के अराउंड अब जो हैं वो गैदर्ड हो गए हैं। फ्रॉम लिविंग रूम्स, वो जो सारे अपने रूम्स में रह रहे थे, शॉप्स में रह रहे थे, गैरेजेस में, शॉप्स में काम कर रहे थे, या गैरेजेस या बैकयार्ड इन्वेस्टमेंट्स में, अब सारे के सारे वो आए, अब वो जो है उसके साथ चलना शुरू हो गए। Nobody has ever been able to compute with an exactness how many people took part in a great rout of 1913. किसी ने भी आज तक मुकम्मल एग्जैक्ट नमूने से ये कंप्यूट नहीं किया कि उस बड़ी अफरा तफरी जो 1913 में हुई थी उसमें कितने लोग शामिल थे। फॉर द पैनिक विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द विंसलो बॉटलिंग वर्क्स इन द साउथ एंड, वो उस अफरा तफरी में जो शुरू हुआ था, जो बढ़ा था, जो एक्सटेंड हुआ विंसलो वाली जगह से लेकर जो कि साउथ में है, एंड टू क्लिंटोवेल, उस क्लिंटोवाइल जगह तक, 6 माइल्स नॉर्थ, 6 माइल नॉर्थ की तरफ, एंडेड एज एब्रप्टली एज इट बिगिन, एंड वो ऐसे ही अचानक जो है वो ख़त्म हुआ था आखिर में, जैसे वो अचानक शुरू हुआ था। क्योंकि अचानक शुरू होते टाइम भी किसी रीज़न का पता नहीं था, लेकिन जैसे ही रीज़न का पता चला तो वो भी ऐसे ही अचानक बंद हो गया, सारी दौड़ जैसे अचानक शुरू हुआ था। एंड द बॉबटेल एंड रेगटेक एंड वेलवेट ग्राउंड ग्रुप्स ऑफ रिफ्यूजीज मेल्टेड, अब वो जो सारे लोग जो उस लीडर के पीछे या इस सारे अफरा तफरी के पीछे भाग रहे थे, कुछ के कपड़े फटे हुए, कुछ तो बड़े वेवलेट और बड़े बखमल के कपड़ों में लोग थे, जो बड़े मुहज्जब, बड़े समझदार, बड़े बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो थे लोग, वो भी जो थे वहाँ पर थे। ग्रुप्स ऑफ रिफ्यूजीज मेल्टेड अवे एंड स्लंक होम, वो सारे के सारे जो एक कंजस्टेड नमूने से घूम रहे थे अब वो मेल्टेड अवे हो गए, वो एक दूसरे के साथ दूर दूर हो गए, एंड स्लंक होम, अपने घरों की तरफ खिसकना शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए। लिविंग द स्ट्रीट पीसफुल एंड डिजर्टेड, अब उन स्ट्रीट्स में जिनमें ये पानी की तरह बह रहे थे, अब वो स्ट्रीट्स जो हैं वो बिल्कुल अमन वाली हो गई, और ऐसे हो गया जैसे वो एक खाली सुनसान एक रेगिस्तान हो गई। The shouting, weeping, tangle, evacuation of the city lasted not more than 2 hours in all. ये जो चीखना चिल्लाना, ये जो एक बहुत बड़ी मुंतशिर कुन जो एक एवेक्यूएशन थी, जो शहर को खाली करने वाली चीज़ थी, लास्टेड मीन्स चलना, लास्टेड नॉट मोर देन 2 hours, वो 2 घंटों से ज़्यादा नहीं चली। Some few people got as far east as रेनोल्ड्सबर्ग, तो वो तकरीबन इस इलाके तक भी, इस जगह तक भी चले गए थे। कुछ जो लोग थे 12 माइल्स अवे भी चले गए थे। 50 और मोर रीच द कंट्री क्लब, 50 या बहुत कुछ जो थे वो कंट्री क्लब भी तक भी पहुंच गए थे। 8 माइल्स अवे, 8 माइल दूर। मोस्ट ऑफ अदर्स गेव अप, उनमें से जो बहुत ज़्यादा थे उन्होंने गिव अप कर दिया, कहा कि पानी आए तो आने दो, खैर है सोए पड़ते हैं, या वो थक गए, वो कहीं ना कहीं बैठ गए, एग्जॉस्टेड, थक गए, और क्लाइम ट्रीज इन फ्रैंकलिन पार्क, और वहाँ पर जो फ्रैंकलिन पार्क था उसकी दरख्तों पर चढ़ गए। ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड एंड फियर डिस्पेल्ड फाइनली बाय मीन्स ऑफ मिलिशिया मैन राइडिंग अबाउट इन मोटर लॉरीज। मोटर लॉरीज जो हैं आजकल, जो ये सुजुकीज़ वगैरह हैं, या जो वैन टाइप जो गाड़ियाँ थी, डैक्सन वगैरह जिसको सिंधी में लोग यहाँ पर सिंध में मशहूर है, तो इस किस्म की वो गाड़ियों में जो मिलिशिया मैन, जो आर्मी वाले लोग थे, जो फ़ौजी लोग थे, जाहिर सी बात है यहाँ पर पहले तो हम सारा साल तनकीद करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मसला होता है फिर हम उन्हीं को बुलाते हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा अपने मेगाफोन्स में कि भाई बस करो बस करो बस करो, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन। अब उन्होंने अपने मेगाफोन्स में आवाज़ देना शुरू किया कि द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, डैम नहीं टूटा। एट फर्स्ट दिस टेंडेड ओनली टू एड टू द कन्फ्यूजन एंड इंक्रीज द पैनिक। शुरुआत में ये जो लफ्ज़ था उसने और ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू कर दी। फॉर मैनी स्टैम्पेडर्स, जो बहुत ज़्यादा भागने वाले लोग थे, बहुत सारे जो भागने वाले लोग थे, थॉट द सोल्जर्स वर ब्लोइंग,
उन्होंने ये सोचा कि जो जो सोल्जर्स हैं वो ये बिलो कर रहे हैं, ये आवाज़ दे रहे हैं लाउड के थ्रू कि द डैम हैज़ नाउ ब्रोकन, कि जो डैम है वो अभी टूटा है। यानी कि वो फौजी या मिलिशिया मैन कह रहे थे द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन। अब ये जो लोग इतने टेंशन में दौड़ रहे थे वो ये समझ रहे थे कि द डैम हैज़ नाउ ब्रोकन, लफ्ज़ नॉट को वो नाउ समझ रहे थे अभी। अब क्या हुआ, अब और चीखते चिल्लाते, अब और उन्होंने अपने पाँव पर जोर दिया। द सेटिंग इन ऑफिशियल सील ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन द कैलेमिटी। अब जो भाग रहे थे उन्होंने ये कहा कि अभी पक्का यकीन हो गया, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई कि भाई पक्का अभी ये जो डिज़ास्टर है वो आया है, पक्का अभी डैम टूट गई है। ये जो मिलिशिया मैन है, ये जो लोग हैं, ये भी कह रहे हैं कि डैम टूट गया है। जीरो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑल द टाइम, उस सारे टाइम में जिसमें ये सारी अफरा तफरी, ये सारी चीज़ें चल रही थीं, द सन शॉन क्वाइटली, जो सूरज था वो भी बिल्कुल खामोशी के साथ शाइन हो रहा था। जो शाइन का जो सेकंड फॉर्म है वो शॉन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सन शॉन क्वाइटली, सूरज भी वो खामोशी से चमक रहा था। कोई बारिश, कोई ऐसी वैसी चीज़ जो फ्लड के होने का सबब बने, ऐसी भी कोई वैसी चीज़ थी नहीं। एंड देयर वाज नो वेयर एनी साइन ऑफ इनकमिंग वाटर, और न ही कोई ज़मीन पर पानी आने की कोई वाज़ेह निशानी थी। अ विजिटर इन एयरप्लेन, अब ये देख रहा है कि ये सारी जब अफरा तफरी चल रही है तो उस दौरान एक विजिटर अगर ऊपर से एरोप्लेन से देख रहा होगा तो वो फिर क्या सोच रहा होगा। अ विजिटर इन एन एरोप्लेन, एक विजिटर एरोप्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर, लुकिंग डाउन द स्ट्रेंगलिंग एजिटेटेड मास, वो जब देख रहा है इस बिखरे हुए थके हुए मासेस को, मासेस ऑफ पीपल, ये जो लोग हैं इनको, बिलो वुड हैव बीन हार्ड पुट इट टू डिवाइन अ रीज़न फॉर द फेनोमेना। जब वो देख रहा होगा तो उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल होगा कि वो डिवाइन अ रीज़न, कि वो एक रीज़न बना सके या वो रीज़न का एक अंदाज़ा लगा सके कि क्या सबब है। डिवाइन का मतलब यहाँ पर सबब भी है कि वो तखमीना लगा सके, अंदाज़ा लगा न सके कि भाई क्या आखिर सबब है, क्या इसका रीज़न है, क्या अंदाज, इस रीज़न का क्या जो है अंदाज़ा होगा, मतलब वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है इस फेनोमेना का। इट मस्ट हैव इंस्पायर्ड इन सच एन ऑब्जर्वर, ये बिल्कुल ऐसे ही इंस्पायर हुआ होगा जैसे एक ऑब्जर्वर को अ पेक्यूलर काइंड ऑफ टेरर, एक अजीब व गरीब किस्म का खौफ। जैसे कैसे, लाइक द साइट ऑफ द मैरी सेलेस्टी, जिस तरह एक नज़ारा था मैरी सेलेस्टी का, एक अबेंडन एट सी, जो एक समंदर के बीचों बीच छोड़ दिया गया था। इट्स गैली फायर्स, उसकी जो आग थी वो पीसफुली जल रही थी। इट्स ट्रैंक्विल डेक्स ब्राइट इन द सनलाइट, और उसकी पुरसकून जो डेक्स थी वो भी सूरज में बिल्कुल जल रही थी। अब ये एक नाम है मैरी सेलेस्टी, ये एक बहरी जहाज़ का नाम है जो समंदर में था। अब वो जल रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था कि वो आया कैसे, कैसे जलाया, किसने जलाया। जिस तरह वो वाक़या एक अजीब सा था, इस तरह ही एक ऊपर से देखने वाले आदमी के लिए जो जहाज़ में बैठ रहा हो वो भी ऐसे ही सोच रहा होगा कि आखिर हुआ क्या है, वजह क्या है। अब ये बात कर रहा है इस सब के बाद अपनी एक खाला की, कि उसके साथ क्या हुआ या वो कहाँ बैठी थी तो उसका वाक़या क्या हुआ। एन आंट ऑफ माइन, एक मेरी खाला थी, पुफ़ी थी, आंट एडिथ टेलर, अपनी नाम कहता है कि पुफ़ी एडिथ टेलर, वॉज इन अ मूवी थिएटर ऑन हाई स्ट्रीट, वो हाई स्ट्रीट शहर के अंदर एक मूवी थिएटर में थी। वैन, जब, ओवर एंड अबव, उसके अलावा, द साउंड ऑफ द पियानो इन अ पिट, वहाँ पर एक पियानो का साउंड था पिट के अंदर। अ W.S. हार्ट पिक्चर वॉज बींग शोन, ये एक फ़िल्म का नाम है W.S. हार्ट पिक्चर जो वहाँ पर शो हुई। देयर रोज द स्टेडली इंक्रीजिंग ट्रम्प ऑफ रनिंग फीट, तो वहाँ पर एक अचानक से मुसलसल नमूने से ट्रम्प, एक भारी चाल, भारी आवाज़, लाइक टप टप इस तरह से, मतलब वो जो था वो भी जिस तरह कदमों का भारी आवाज़ होता है तो वो भी रनिंग फीट का वो चल रहा था। परसिस्टेंट शाउट्स, जो मुसलसल जो चीखें थीं, जो रड़ियाँ थीं, वो भी उभर रही थीं रोज़ अबव द ट्रम्पिंग, उस ट्रम्पिंग के ऊपर। एन एल्डरली मैन, एक बड़ा आदमी, एक बड़ी उम्र वाला आदमी, सिटिंग नियरली माई आंट, जो मेरी खाला के करीब बैठा था, मम्बल्ड समथिंग, वो कुछ बड़बड़ाया, कुछ उसने कहा,
गो आउट ऑफ हिज सीट, वो गॉट आउट ऑफ हिज सीट, वो अपनी सीट से उठा, एंड वेंट अप टू द एल एट द डॉग ट्रॉट, और वो जो था उसने थोड़ी हल्की दौड़ लगाई और वो वहाँ से एल से वेंट अप हुआ यानी गया। अब ये जो लफ्ज़ एल है, ए आई एस एल ई एल, जिस तरह इधर से भी सीटें हों, इधर से भी सीट्स लगी हों, बीच में जगह होती है जहाँ से आप मूव कर रहे होते हैं, तो जो बीच में जगह होती है ना, इसको हम ए आई एस एल ई एल कहते हैं। इन द सेम वे जो जहाज़ में एक तरह से इधर जो है वो कुर्सियाँ हों, एक तरह से इधर कुर्सियाँ हों, जो बीच में जगह होती है जहाँ से मुसाफिर आते जाते रहते हैं, घूमते जाते रहते हैं, किस तरह क्लास में भी जगह होती है, कुर्सियों के बीच में जो जगह होती है हम उसको एल कहते हैं, ए आई एस एल ई, एजल भी आप उसको कह सकते हैं। एंड एट द डॉग ट्रॉट, उसने थोड़ी हल्की दौड़ लगाई। दिस स्टार्टेड एवरीबडी, ये तकरीबन हर बंदे ने स्टार्ट किया। इन एन इंस्टेंट द ऑडियंस वाज जैमिंग द एल, अचानक से जल्दी में जो लोग थे, मतलब उनको पता नहीं था कि बाहर लोग कह क्या रहे हैं, बस उस बाहर दौड़ से, बाहर शोर की वजह से अंदर भी जो है वहाँ पर एक थरथला मच गया था। जैमिंग द एल, वो उन्होंने उस एल को जैम कर दिया था, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई हवाई जो है आपने सिग्नल्स को जैम कर दिया, मतलब उनको रोक दिया। तो जाहिर सी बात है पहले एल से लोग आते जा रहे थे, अब जो लोग हैं वो आ जा सही नमूने से नहीं आ पा रहे क्योंकि वहाँ पर जैमिंग हो गई है एल, मतलब बीच में ट्रैफिक हो गई लोगों के। फायर, आग, shouted a woman who always expected to be burned up in a theater। अब एक औरत जिसको हमेशा जहाँ पर भी वो थिएटर में भेजती तो उसको हमेशा दिमाग में ये डर होता था कि मैं थिएटर में आग की वजह से जल जाऊंगी। अब जाहिर सी बात है उसको ये डर तो हमेशा था। अब जैसे ही लोग उस थिएटर में अचानक से भागना शुरू हुए तो उस लड़की को, उस औरत को ये लगा कि आग लग गई है, बस आज तो बस समझ गई, आज तो समझे बस मैं मर गई, आग लग गई बस। अब चूंकि उसकी बात पर लोग तो यकीन करते, मगर बट नाउ द शाउट्स आउटसाइड वर लाउडर एंड कोहेरेंट, मगर जो बाहर वाली चीखें थीं, जो बाहर वाली रड़ियां थीं, वो इससे ज़्यादा लाउडर भी थीं और इससे ज़्यादा कोहेरेंट भी थीं, मतलब वो सब एक ही साथ वो कह रहे थे द डैम हैज़ ब्रोक। तो जाहिर सी बात है इसका जो लफ्ज़ था आग वाला, वो लफ्ज़ उस पे ऊपर लोगों ने ज़्यादा ध्यान न धरा, वो जो है उसके ऊपर लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं दिया। बाहर वाला जो आवाज़ था अब वो यहाँ पर आ चुका है, जिसको लोगों ने अपने दिमाग में भी ले लिया है। क्राइड समबडी, किसी ने फिर चीखा चिल्लाया, गो ईस्ट की तरफ भागो। स्क्रीम्ड अ स्मॉल वुमन इन फ्रंट ऑफ माय आंट, मेरी खाला के सामने एक छोटी सी औरत ने इस तरह से रड़ियाँ की। एंड ईस्ट दे वेंट, और जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ भाग रहे थे, पुशिंग एंड शोविंग एंड क्लांग, पुशिंग धक्का देते हुए, एक दूसरे को आगे धकेलते हुए, धक्का देते हुए, एंड क्लांग नॉकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, भागते हुए, नाखूनों से खरचते हुए, मतलब पकड़ते हुए इस तरह से, और नॉकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों को इधर उधर से धक्का देते हुए, जिस तरह हम किसी बड़ी भीड़ में हम जब घुसते हैं तो इधर उधर लोगों को कर देते हैं, इस तरह से नॉकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन डाउन, बच्चों को और औरतों को मतलब चीरते हुए, उनको धकेलते हुए। इमर्जिंग फाइनली इनटू द स्ट्रीट, आखिरकार वो उस गली में पहुंच गए जहां पर ये लोगों का समंदर आगे जा रहा था। टॉन एंड स्पालिंग, थके हुए और साथ साथ में फैले हुए, इनसाइड द थिएटर में बिल हार्ट was calmly calling some desperados bluff and the brave girl at the piano। अब वो जो फिल्म में सीन चल रहा था, जो किरदार है बिल हार्ट, वो डिस्पेरेटोज बिलफ को पुकार रहा है फिल्म के अंदर, एंड द ब्रेव गर्ल जो वहाँ पर है वो भी पियानो के साथ खेल रही है, रो रो लाउडली, देन इन माई हरीम, फिर उसके बाद वो उसके हरम में मतलब जाते हैं या उसके हरम में। आउटसाइड मैन, जो बाहर वाले लोग थे, वर स्ट्रीमिंग अक्रॉस द स्टेट हाउस, वो जो थे भाग रहे थे, चीखें कर रहे थे उस स्टेट हाउस के बाहर, स्टेट हाउस यार्ड। अदर्स वर क्लाइंबिंग ट्रीज, जो दूसरे थे वो दरख्तों पर चढ़ रहे थे। अ वुमन मैनेज टू गेट अप ऑन टू द स्टैंटन ऑन टू द दीज आर माई ज्यूल्स। अब ये जो लफ्ज़ है दीज आर माई ज्यूल्स, ये एक स्टेचूज के एक पूरे इकट्ठे जगह का नाम है। जिस तरह ये एक स्टेचू, ये स्टेचू, अब इस पूरे जो ये स्टेचूज हैं
इस पूरी जगह को हम कहते हैं दीज आर माई ज्यूल्स, ये मेरी जो ज्यूल्स हैं, मतलब मेरे जो हैं लीडर्स हैं, मेरे मेरे सोन हैं ये सारे, मेरे मतलब जेवर हैं ये सारे। उस स्टेचू पर जिसका ये नाम था उसके ऊपर चढ़ गई। आखिरकार उसने किसी न किसी तरह से मैनेज कर लिया। हुज ब्रॉन्ज फिगर्स ऑफ शेयरमैन, जहाँ पर जो चांदी के जो फिगर्स हैं, जो चांदी की जो ये बोते हैं, जो चांदी के ये जो पुतले हैं शेयरमैन के, शेयरमैन स्टेंटन, ग्रेंट एंड शेरिडैन के जो थी, उनके ऊपर चढ़ गई। वाज्ड विद कोल्ड अनकंसर्न, वहाँ से वो देख रही थी एक ठंडी और अनकंसर्न नमूने से, बेहिस नमूने से, द गोइंग टू पीसेस ऑफ द कैपिटल सिटी, जो बेहिस नमूने से जो टुकड़े हो रहे थे उसके कैपिटल सिटी के अंदर, वो वहाँ पर बैठकर अफसोस से पूरे लोगों को देख रही थी जिस तरह वो दौड़ रहे थे। आई रैन साउथ टू स्टेट स्ट्रीट, मैं जो है वो दौड़ा स्टेट स्ट्रीट के साउथ में, ईस्ट ऑन स्टेट टू थर्ड, जो स्टेट टू थर्ड से है उसके ईस्ट में, साउथ ऑन थर्ड टू टाउन, टाउन के थर्ड के साउथ में, एंड आउट ईस्ट ऑन टाउन, और बाहर टाउन के ईस्ट में। माई आंट एडिथ हैज़ रिटन मी, मेरी जो खाला एडिथ है उसने मुझे लिखा था, अटाल, मतलब उस वाक़े के बारे में कोई कहानी उसकी खाला ने उसके साथ, राइटर के साथ शेयर की है और वो अब हमें बता रहा है। खाला ने क्या लिखा था? A tall, spare woman with grim eyes and a determined chin ran past me down the middle of the street. एक लंबे कद की एक औरत जिसकी बहुत ग्रिम आइज थी और डिटरमेंट चिन थी उसकी, मतलब ये चिन हम इसको कहते हैं, एंड रैन पास मी, वो मुझे आगे ले गई, मुझसे आगे चली गई, डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, उस मिडिल स्ट्रीट के डाउन। आई वॉज स्टिल अनकंसर्न, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था, मैं बहस था एज टू व्हाट वाज द मैटर, क्या मसला है, ये जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये भी मुझसे आगे जा रहे हैं, आखिर क्या मसला है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द शाउटिंग, इस सारी शाउटिंग के बावजूद, आई ड्रू अप अलॉन्ग साइड द वुमन विद सम एफर्ट, फिर मैंने कोशिश की यार ये बूढ़ी औरत भी मुझसे आगे जा रही है, चलो मैं भी इसके साथ चलती हूँ। फिर मैंने कोशिश की, मैंने पैरों पे ऊपर जोर लगाया, फिर मैं उसकी तरफ चला। फॉर ऑल दो शी वॉज इन हर लेट 50s, अगरचे वो अपनी उसकी लेट 50s में थी, यानी कि 55 साल या 50 65 सॉरी 58 या 59 साल, यानी 60 से कम और 50 से ज़्यादा वाली एज के बीच में थी, फिर भी वो जो है मुझसे आगे आगे जा रही थी। क्या मसला है, इसको किस चीज़ ने मोटिवेशन दी है कि वो आगे आगे स्पीड से जा रही है। शी हैड ब्यूटीफुल इजी रनिंग फॉर्म एंड सीम टू बी एक्सीलेंट कंडीशन, वो एक बहुत खूबसूरत इजी रनिंग शक्ल में थी और बहुत अच्छी हालत में दिख रही थी। व्हाट इज़ इट, क्या है ये? आई पफ्ड, मैंने जो है मतलब वो अपने आप से, हाँ अपने आप से कहा इस तरह से जिस तरह से, क्या है मसला, क्या है। शी गैव मी अ क्विक ग्लैंस, उसने मेरी तरफ देखा और अचानक से एक ग्लैंस दिया, एंड देन लुक्ड अगेन, फिर दोबारा देखा और फिर कहा, स्टेपिंग अवर पेस, अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए, अ ट्रिफल, स्पीड को बढ़ाते हुए कुछ थोड़ा सा, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, खुदा से पूछो, उस औरत ने कहा। When I reached Grant Avenue, I was so spent, मैं इतना थक चुका था। अब ये उसकी औरत ने उसकी खाला ने बात कर दी। अब जो है When I reached Grant Avenue, अब आथर बात अपनी कर रहा है। मैं जब ग्रेंट एवेन्यू पर पहुंचा, I was so spent, मैं बहुत थक चुका था। I was so spent मतलब मैं ज़्यादा कंज्यूम हो चुका था, मैं ज़्यादा बेच चुका था। स्पेंड मतलब आपने पढ़ा होगा कि भाई ज़ाया करना, बेचना, तो ऐसे ही समझें कि उसने सारी एनर्जी बेच दिया, वो थक चुका था। द डॉक्टर HR मैलोरी, यू रिमेंबर डॉक्टर के HR मैलोरी, अब यहाँ पर बात रुक के अभी बीच में हमसे पूछ रहा है, यू रिमेंबर डॉक्टर मैलोरी, क्या आप जानते हैं डॉक्टर मैलोरी को? द मैन विथ वाइट बियर्ड हु लुक्स लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, एक आदमी जिसके जो थी दाढ़ी सफ़ेद थी और ऐसा दिखता था जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग। वेल खैर, डॉक्टर मैलोरी whom I had drawn away from at the corner of 5th and Town, डॉक्टर मैलोरी जिसको मैंने पीछे छोड़ दिया था उस टाउन के 5th के कोने में, मतलब ये जो हमारा आथर है वो आगे था पहले, ये पीछे था डॉक्टर मैलोरी। इट्स, फिर क्या हुआ, पास्ड मी, वो मुझे पास कर गया, मैं पीछे हो गया, वो आगे चला गया।
अब क्या चीज़ है, ये जो बूढ़े वो लोग हैं वो भी मुझसे आगे जा रहे हैं, उसकी खाला से भी आगे गया, अब वो जो है उसके से भी आगे जा रहा है। आखिर क्या मसला, अब हम पढ़ेंगे। इट इज़ गॉडस, वो हमारे तक पहुंच गया, बस उसने हमें घेर लिया, बस उसने हमने ले लिया। ही शाउटेड, डॉक्टर मेलोरी ने रड़ियाँ की। एंड आई फेल्ट श्योर दैट वट एवर इट वॉज डिड हैव अस। फिर आथर कह रहा है कि मुझे यकीन हो गया कि जो भी है बस उसने अभी हमें अपनी लपेट में ले लिया। फॉर यू नो वट कन्विक्शन डिड मेलोरीज स्टेटमेंट ऑलवेज कैरिड। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मेलोरी आखिर में क्या कहता था अपनी इस बात की वजह से। आई डिड नॉट नो एट द टाइम वट ही मीन्ट। मैं नहीं जानता था। अब आथर भी कह रहा है कि जब उसने मुझे ये बात कहते हुए जा रहा था तो मुझे भी नहीं मालूम था कि उसका क्या मतलब है। बट आई फाउंड आउट लेटर, मगर मुझे बाद में ये पता चला, देयर वॉज अ बॉय बिहाइंड हिम ऑन रोलर स्केट्स। एक लड़का जो था रोलर स्केट्स के ऊपर घूम रहा था और वो डॉक्टर मेलोरी के पीछे था। अब रोलर स्केट्स किस तरह होते हैं, रोलर स्केट्स आप देख रहे होंगे कि वो इस तरह से होते हैं। आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जिस तरह ये लोग होते हैं पहियों वाले होते हैं, इस तरह से वो किसी के लड़के के हाथ में लड़की के पैरों में से मतलब चप्पल थी या ऐसे रोलर स्केट्स थे। तो जाहिर सी बात है जब वो फर्श पर रगड़ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आवाज़ पैदा कर रहे होंगे। तो क्या हुआ, बट आई फाउंड देयर वाज अ बॉय बिहाइंड हिम ऑन रोलर स्केट्स। एक लड़का था जो रोलर स्केट्स पर था। एंड डॉक्टर मेलोरी मिस्टुक द विशिंग ऑफ और स्विशिंग ऑफ स्केट्स फॉर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। फिर डॉक्टर मेलोरी ने उस आवाज़ को जो रोलर स्केट्स के से निकल रहा था, उस आवाज़ को समझा कि वो आवाज़ पानी के गरजने का है। रोलर स्केट्स जो उस पहियों की आवाज़ थी जो उस जूते में लगे हुए थे, डॉक्टर मेलोरी ने समझा कि जो पानी है वो पीछे से गजगोड़ करके वो आ रहा है। तभी वो शाउट करता जा रहा है कि भाई वो पहुंच गया, बस भाई वो पहुंच गया, उसने हमें घेर लिया। ही इवेंचुअली रीच द कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स। वो आखिरकार अपने गर्ल्स जो कोलंबस स्कूल था वो वहाँ पर पहुँच गया। एट द कॉर्नर ऑफ पार्सन्स एवेन्यू एंड टाउन स्ट्रीट, पार्सन्स एवेन्यू और टाउन स्ट्रीट एवेन्यू पर, वेयर ही कोलैप्स्ड, जहाँ पर वो गिर गया। एक्सपेक्टिंग द कोल्ड फ्रॉथिंग वाटर्स ऑफ द श्योटो टू स्वीप हिम इनटू ओब्लिविजन। बस गिर गया। अब वो अपनी मौत को देख रहा था अपनी आँखों से और ये उम्मीद कर रहा था और ये देख रहा था, had been running from soiled pass waters of the Soto to sweep him into oblivion। कि वो ये कह रहा था कि ये जो उसके पानी है इस रिवर के, ये जो SCIOU है, ये जो रिवर है ये 231 माइल जो है बड़ी है और बहुत बड़ी रिवर है जो इंटायरली स्टेट ऑफ ओहायो के अंदर है। स्टेट ऑफ ओहायो के अंदर ये रिवर है। अब हम भी उनकी तरह थक चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि द बॉय ऑन द स्कर्ट स्वेल्ड पास हिम। फिर क्या हुआ कि उसने ये सोचा कि मैं जो है बस अभी मर गया। फिर जैसे ही वो गिरा तो जाहिर सी बात है वो बच्चा जो उसके पीछे रोलर स्केट से आ रहा था वो उससे आगे गुजरा। जैसे आगे गुजरा तो डॉक्टर मेलोरी की नज़र पड़ी। अरे बाबा तो तेज को आता नंबर पे तू मुख्य सफ़ा डर जाए चलो। तो मतलब वो इस किस्म का वो अपने दर में कह रहा था कि ए खुदा के बंदे, मैं तो आपकी वजह से इतना दौड़ रहा हूँ। तो अपने अपने दिल में यही सोच रहा था कि ही कॉट अप विद मी, वो मुझे सॉरी ही कुड सी नो साइन सॉरी द बॉय ऑन द स्केट्स सोल्ड पास हिम। जो लड़का था स्केट्स के ऊपर वो गुजरा उस डॉक्टर मेलोरी से। डॉक्टर मेलोरी रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने पहली मरतबा रियलाइज़ किया व्हाट ही हैड बीन रनिंग फ्रॉम। वो किस चीज़ की वजह से दौड़ रहे थे, वो इसी के डर से तो दौड़ रहे थे तेज तेज। लुकिंग बैक अप टू द स्ट्रीट, फिर उसने पीछे देखा स्ट्रीट में। ही कुड सी नो साइंस ऑफ वाटर, उसने पानी देखा ही नहीं, पानी तो है ही नहीं। बट नेवरदलेस, मगर उसके बावजूद भी, आफ्टर रेस्टिंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद, ही जॉग्ड ऑन ईस्ट अगेन, फिर दोबारा से वो ईस्ट की तरफ भागने लगा। ही कॉट अप विद मी एट ओहायो एवेन्यू। ओहायो एवेन्यू में उसने मुझे पकड़ा, यानी वो मेरे साथ पहुंचा। स्पीड इतनी उसकी हो गई कि वो आखिरकार ओहायो एवेन्यू पर फिर दोबारा आके मुझे मिला। वेयर वी रेस्टेड टुगेदर, फिर हम जैसे मिले फिर हमने सोचा कि अब दोनों जो है कुछ टाइम रेस्ट करते हैं। आई शुड से दैट अबाउट 700 पीपल पास अस,
हम जब इंतज़ार कर रहे थे और बैठ गए, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें 700 लोगों ने गुजर गए हमसे। अ फनी थिंग वाज दैट ऑल ऑफ देम वर ऑन फुट। लेकिन यहाँ पर एक फ़नी चीज़ ये है कि सारे के सारे जो लोग थे वो पैदल थे। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। आप शहर कैसे गए? तो आप कह सकते हैं ऑन फुट, पैदल गया मैं। Nobody seemed to have had the courage to stop and start his car. किसी को दम नहीं था, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो रुके और कार अपनी स्टार्ट करे। बट क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे याद है कि उस टाइम में ऑल कार्स हैड टू बी क्रैंक्ड इन दोज डेज। जो भी गाड़ियाँ होती थीं उनको क्रैंक करके शुरू किया जाता था, विच इज़ प्रोबेबली द रीज़न, जो कि शायद एक वजह हो सकती है। अब क्रैंक किस तरह होता है? क्रैंक ऐसे होता है कि जिस तरह आप जनरेटर चलाते हैं ना, इस तरह रस्सी निकाल के रस्सी को इस तरह आप खींचते हैं तो जनरेटर चल जाता है। या पुराने दौर के जो बीको वगैरह जिस तरह के होते थे, या उनको चलाने के लिए आप उनको जोर देते थे, तो इस तरह की पुरानी दौर में कारें होती थी, तो उनको चलाने के लिए भी तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। तो इसलिए लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि इतना टाइम लगाएं कि वो उनको खींच कर उनको स्टार्ट करें फिर गाड़ी चलाएं, तो लोग ऐसे ही पैदल भागना शुरू हो गए। द नेक्स्ट डे, अब ये सारी बात ख़त्म हो गई, फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, इस अफरा तफरी के बाद, द सिटी वेंट अबाउट इट्स बिजनेस। शहर जो था वो अपने काम में लग गया। एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बट देयर वॉज नो जोकिंग, मगर कोई भी लोग एक दूसरे के ऊपर कोई मजाक भी नहीं कर रहा था। सबको शर्म था ना, सबको अपनी गलती थी कि भाई हम ऐसे ही भागे थे। इट वॉज 2 years ऑफ मोर बिफोर यू डेयर्ड ट्रीट द ब्रेकिंग ऑफ द डैम लाइटली। अब 2 साल हो चुके थे कि किसी को ये जुर्रत तक नहीं थी कि वो डैम के ब्रेकिंग की थोड़ी सी भी बात करे। एंड इवन नाउ, और आज भी 20 years आफ्टर, 20 सालों बाद, देयर आर फ्यू पर्सन, यहाँ पर कुछ ही जो लोग हैं, लाइक डॉक्टर मेलोरी की तरह, हु विल शट अप लाइक अ काम इफ यू मेंशन द आफ्टरनून ऑफ द ग्रेट रन। वो अभी अपना मुंह ऐसे बंद कर देंगे जैसे मुंह बंद किया जाता है जब वो सुनेंगे इस ग्रेट रन ऑफ, उस दोपहर की जब जैसे उनको बात की जाएगी तो वो अपना मुंह बंद कर देंगे, शर्म से कंध झुका लेंगे, सर झुका लेंगे कि भाई वो बस चुप कर लेंगे, जिस तरह डॉक्टर मेलोरी जैसे हैं। आई होप आपने इस पूरी कहानी को सुना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और हमारे जो फिज़िक्स के लेक्चर्स हैं वो भी ज़रूर सुनें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।